आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, क्या होता है रियल जीडीपी। अगर इन्हें थोड़ा सा समझा जाए, जब हम नेशनल इनकम को करंट प्राइस पर मेज़र करते हैं तो वो हमारी आ जाती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होता है। वहीं अगर हम रियल जीडीपी को देखें तो रियल जीडीपी क्या करता है, इन्फ्लेशन को डिडक्ट करके चलता है, वो करंट प्राइस को एडजस्ट करके चलता है, जिससे कि क्या होता है रियल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, देखो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं, इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 3 गुड्स ही प्रोड्यूस की जा रही हैं। कौन कौन सी? वीट, जो कितनी प्रोड्यूस की गई है 500 की क्वांटिटी की, और प्राइस कितना रखा है इसका 20। वहीं क्लोथ्स को देखें, क्लोथ्स की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की गई है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 800, और उसकी प्राइस हम मान लेते हैं 100। और तीसरा ले लेते हैं मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की गई है 1000, और उसका प्राइस ले लेते हैं 3। ये वो डेटा है जो मतलब हम ले रहे हैं 2012 का। ओके, देख लेते हैं टोटल कितनी नेशनल इनकम बनेगी। 5 to 10, यहाँ पर आएगा 10,000। 8 1 8, यहाँ पर आएगा हमारा 80,000, और ये हो जाएगा 30,000। ये तो हो गया हमारा 2012 के अंदर क्या थी, वीट, क्लोथ और मिल्क की प्राइसेस कितनी थी और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है। अगर वहीं एक और एग्जांपल लें हम 2023 आज के टाइम का, जहाँ पर हम वीट की कितनी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वही ले लेते हैं क्वांटिटी, तो 500। लेकिन आज के टाइम में इसके क्या हुए हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम 20 ना लेकर 30 लेंगे, इंक्रीज़ हुए हुए प्राइस। क्लोथ्स के लिए क्वांटिटी भी वही रहेगी, 800 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गए। मिल्क 1000 क्वांटिटी मल्टीप्लाई कराएंगे 70 से, न्यू प्राइस जो कि क्या होंगे, बढ़ गए हैं पहले के कंपैरिजन में। ओके, इसका कितना होगा 5 3 15,000, 15 8 120,000, और इसका 70,000। अगर इनका मैं टोटल करूँ तो ये नेशनल इनकम कितनी आएगी 2012 के अकॉर्डिंग और 2023 के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं, 10 8 90 100 120,000, और इसका देखें हम 10 ये होगा हमारा 205,000। यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हो, पहले के कंपैरिजन में क्या है, हमारी जो इकोनॉमी की इनकम है वो क्या है, इंक्रीज़ हो गई है। और इसका इंक्रीज़ होना किस पर डिपेंड है, इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो मेनली किसका है, प्राइस की वजह से डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं क्वांटिटी क्या है, दोनों में सेम ही ली है हमने, चेंज किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ प्राइसेस की वजह से। यानी कि हम ये नहीं कह सकते भाई नेशनल इनकम ग्रोथ पे जा रही है, यहाँ पर तो हम पहले से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं और यहाँ पर हम पहले से कम इनकम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। नेशनल इनकम के अंदर हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हाँ जब हमारी इंक्रीज़ होती है तब कहते हैं हमारी नेशन की जो है इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डिफरेंस इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, और ये प्राइस क्या है, इन्फ्लेशन। ओके, जब हम अपनी नेशनल इनकम को आगे देखते हैं, जब हम अपनी नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं एट करंट प्राइस, क्वांटिटी क्या लेते हैं करंट ईयर की, प्राइस क्या लेते हैं करंट ईयर की। जब हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं करंट प्राइस पर तो हम क्वांटिटी क्या लेते हैं करंट ईयर में, कि करंट ईयर में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है इकोनॉमी के अंदर। प्राइसेस भी देखें कि प्रेजेंट टाइम पर जो प्राइसेस चल रहा है उसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, अपनी नेशनल इनकम। और ये जो मेथड होता है यही क्या कहलाता है, हमारा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, जब कभी हम जीडीपी को मेज़र करते हैं एट कांस्टेंट रेट या कांस्टेंट प्राइस, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी तो लेते हैं करंट ईयर की कि प्रेजेंट टाइम पे कितनी क्वांटिटी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन बेस ईयर जो हम प्राइस लेते हैं वो लेते हैं हम बेस ईयर का। और ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, रियल जीडीपी।
तो इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या होती है, इन्फ्लेशन इंक्लूड होती है, क्योंकि वो करंट प्राइस पर मेज़र की जाती है। रियल जीडीपी के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होती, वो बेस प्राइस पर मेज़र की जाती है। यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, करंट पीरियड या करंट टाइम, और यहाँ पर 0 का मतलब क्या लिया है हमने, बेस ईयर। मोस्टली 0 का जहाँ पर भी आए वो बेस ईयर ही होता है, और इसलिए मैंने यहाँ पर कंपेयर करने के लिए 2012 को लिया था। क्यों, तो हम जब नेशनल इनकम मेज़र की जाती है इंडिया के अंदर तो हम बेस ईयर क्या लेते हैं, 2012, क्योंकि 2012 एक नॉर्मल ईयर था, इसलिए हम नेशनल इनकम को काउंट करते में बेस ईयर क्या लेके चलते हैं, 2011-12। बेस ईयर क्या हमारा होता है, 2011 से 2012 का। क्या ओके, इतना समझ आ गया। अब समझते हैं इसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर, हम जानते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, जब हम नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कराएं रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी। अब हम जानते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं क्वांटिटी करंट ईयर की और प्राइस भी करंट ईयर का, और रियल जीडीपी की जगह हम क्या ले रहे थे, क्वांटिटी करंट ईयर की और प्राइस किसका था, बेस ईयर का। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था रियल जीडीपी के अंदर हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते इन्फ्लेशन को, जबकि नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर मेज़र की जाती है, इसलिए इस वजह से नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होता है। ओके, अब जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बताता है, सपोज़ कि हमारा करंट जो नॉमिनल जीडीपी निकल के आया वो था 500 और हमारी रियल जीडीपी कितनी थी 100। तो अगर मैं, और हाँ इसके लिए मल्टीप्लाई कराएंगे 100 का, तब हमें जीडीपी डिफ्लेटर मिलेगा। 100 से 100 कैंसिल, हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कितने का निकल के कितना आया, जीडीपी डिफ्लेटर को डी से नोट कर रही हूँ मैं, जीडीपी डिफ्लेटर हमारा कितना आया निकल कर, सिर्फ 500 का। अब ये क्या बता रहा है, जब हम जीडीपी डिफ्लेटर देखते हैं तो हम ये देखते हैं जो भी हमारा जीडीपी, पूरा लिखना होगा मुझे, जीडीपी डिफ्लेटर जो हमारा 500 निकल के आया, इसको हम कंपेयर कराएंगे किससे, 100 से। अब अगर मैं जीडीपी डिफ्लेटर को 100 से कंपेयर कराऊँ तो हम देख रहे हैं ये 5 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर 5 टाइम्स क्या है, ज़्यादा। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, एक तरह का हमारा इंडिकेटर है इन्फ्लेशन को शो करने का। ओके, जीडीपी डिफ्लेटर का एक दूसरा नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जीडीपी डिफ्लेटर जाना जाता है। अगर मैं यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर की जगह प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी लिखूँ तो ये गलत क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम जीडीपी डिफ्लेटर को अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज हमें जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू गिवन है, जीडीपी डिफ्लेटर जो हमें गिवन है 700 और रियल जीडीपी जो हमें गिवन है 200। यहाँ पर हमें नॉमिनल जीडीपी फाइंड करनी है, नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि वो हमें डेटा गिवन नहीं है। अब जल्दी से फॉर्मूला याद करो, क्या बताया था, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है जो कि 700 है, लिख दो 700 इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी हमें गिवन नहीं है, एक्स लिख लेंगे इसकी जगह। रियल जीडीपी हमें गिवन है 200 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 20 से 20 कैंसिल, ये 27 के पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स कितना आएगा हमारा 1400, यानी कि एक्स 1400 हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, नॉमिनल जीडीपी। अब यहाँ पे देख रहे हो रियल जीडीपी कितना था 200, नॉमिनल जीडीपी कितना था 400। ये इससे कितने टाइम्स ज़्यादा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है, ये इससे 7 टाइम्स ज़्यादा है। और हमारा जीडीपी डिफ्लेटर भी तो यही शो कर रहा था। मैंने कहा था ना जब हम जीडीपी डिफ्लेटर देखते हैं तो हम इसे कंपेयर किससे कराते हैं, 100 से। 100 से 700 कितने ज़्यादा है, 7 टाइम्स ज़्यादा है। वहीं अगर मैं रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी को कंपेयर करूँ, ये कितना है,
रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी को कंपेयर कराऊँ, ये भी क्या है 7 टाइम्स ज़्यादा है, जो बता रहा है कि इकोनॉमी के अंदर पहले के कंपैरिजन में 7 टाइम्स ज़्यादा इन्फ्लेशन है। जीडीपी डिफ्लेटर किसका इंडिकेटर है? इन्फ्लेशन का। ओके, अब जल्दी से थोड़ा सा समझ लेते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को और अच्छे से। नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या होता है? व्हेन जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस, जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करें किस पर? करंट प्राइस पर, तो क्या मिलेगी हमें? नॉमिनल जीडीपी। व्हेन जीडीपी इज़ इवेलुएट आफ्टर हैविंग ऑल एडजस्टमेंट, जब हम एडजस्टमेंट कर लें रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, इस टर्म है रियल जीडीपी। तो हम क्या करते हैं रियल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को एक तरह से एडजस्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। सेकेंड, इट इज़ कैलकुलेटेड एट करंट मार्केट प्राइस। ऑब्वियसली जब इसके अंदर इन्फ्लेशन आएगा, इट इज़ कैलकुलेटेड एट रेगुलर प्राइस और बिगिनिंग ईयर प्राइस, जिसमें हम बेस ईयर से प्रेजेंट टाइम की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराते हैं। इट इज़ हाई वर्थ, इट इज़ लो वर्थ। इट इज़ हाई वर्थ क्यों? इसकी जब हम, तुमने खुद देखा था हमारे इस वाले एग्जाम्पल में, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा आई थी क्योंकि ये करंट प्राइस पे मेज़र की गई थी। इसलिए यहाँ पर क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है? हाई वर्थ होगी, और ये क्या होगी? लो, क्योंकि ये बेस ईयर के प्राइस पर मल्टीप्लाई की जाएगी। ओके, बेस ईयर हमने क्या लिया था यहाँ पर? 2012 का बेस ईयर लिया था, और उसके बेस ईयर के प्राइस पर अगर मैं वही क्वांटिटी तो सेम ही है मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारी क्या आती है? बहुत कम। इसलिए इसकी हाई वर्थ होती है, इसकी लो वर्थ होती है। क्वांटिटी मतलब ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। नेशनल इनकम जो भी हमारी आ रही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स मेजरमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स इट्स नेचर। इसका जो मेजरमेंट है कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी, और इट इज़ बेटर वे टू मेज़र द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। ये रियल जीडीपी ज़्यादा अच्छा होता है इसलिए क्योंकि ये रियल ग्रोथ बताता है इकोनॉमी के अंदर, रियलिटी में कितनी ग्रोथ हुई है इन्हीं, क्योंकि इन्फ्लेशन को तो इंक्लूड करता नहीं है। लास्ट वन, इट डज़ नॉट एडजस्ट एज पर इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली ये एडजस्ट नहीं करता इन्फ्लेशन को, बट रियल जीडीपी इज़ एडजस्टेबल। ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन आर इंक्लूडेड इन द रियल जीडीपी। होपफुली समझ आ गया होगा, और आज ही मैं इसके न्यूमेरिकल डेफिनेटली दे दूँगी, न्यूमेरिकल की वीडियो भी। ओके, चलो।